जय हिंद दोस्तों। आज देखेंगे इसके बिहार पुलिस का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया है उसके बारे में देखेंगे। पहले किसी भी एग्जाम की तैयारी करने के लिए हम लोग पहले प्रीवियस ईयर देख लेंगे, उसके बाद तब एग्जाम की तैयारी करते हैं। तो वही प्रीवियस ईयर जो 27/2/2022 को यह क्वेश्चन पूछा गया है, बिहार पुलिस का क्वेश्चन है। ये एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देख लीजिए कैसा ऐसा पूछा गया, उसके अनुसार तैयारी कीजिए। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ है सोडियम बेकिंग सोडा है, बेकिंग सोडा है, इसका रासायनिक नाम पूछ रहा है। सोडियम हाइपोक्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, बाइकार्बोनेट। इसका बेकिंग सोडा का होता है, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या होगा मेरे भाई? सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। एक होता है, इसको बोलते हैं धोने वाला सोडा। कैसा सोडा? धोने वाला सोडा बोलते हैं, धोने वाला सोडा बोलते हैं, धोने वाला सोडा, धोने वाला सोडा कहा जाता है। उसके बाद एक होता है सॉरी, इसको बोलते हैं खाने वाला सोडा। सॉरी, खाने वाला सोडा, धोने वाला नहीं, धोने वाला नहीं, खाने वाला सोडा कहा जाता है। खाने वाला, खाने वाला सोडा, खाने वाला सोडा, खाने वाला सोडा कहा जाता है। उसके बाद सोडियम जो कार्बोनेट होता है यह होता है धोने वाला सोडा, धोने वाला सोडा, धोने वाला सोडा होता है, धोने वाला सोडा होता है। तो बेकिंग सोडा का पूछ रहा था, इसका रासायनिक नाम तो सोडियम बाइकार्बोनेट। इसे होता है जो खाने वाला सोडा आता है, खाने वाला सोडा होता है, इसका रासायनिक नाम होता है NaHCO3, NaHCO3 होता है, NaHCO3 होता है। वही सोडियम कार्बोनेट की यदि बात किया जाए तो Na2CO3 इंटू 10H2O होता है, 10H2O। इसका रासायनिक नाम क्या हो गया? धोने वाला सोडा का सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। इसका सूत्र हो गया Na2CO3 इंटू 10H2O, 10H2O। एक होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH होता है, NaOH होता है, NaOH होता है, जिसको बोलते हैं कास्टिक सोडा। क्या बोलते हैं? कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा कहा जाता है, कास्टिक सोडा कहा जाता है, कास्टिक सोडा कहा जाता है। एक होता है सोडियम हाइपोक्लोराइड, सोडियम हाइपोक्लोराइड। इसका रासायनिक सूत्र होता है NaOCl, NaOCl। तो आप एग्जाम पूछा हुआ था बेकिंग सोडा है, बेकिंग सोडा है सोडियम बाइकार्बोनेट, बेकिंग सोडा है सोडियम बाइकार्बोनेट, बेकिंग सोडा है सोडियम बाइकार्बोनेट, जो खाने वाला सोडा कहा जाता है। इसका क्या हो गया रासायनिक सूत्र? NaHCO3, NaHCO3। तो पहला नंबर ये पूछा है, आप लोग कॉपी ले लीजिए और इसको उतार लीजिए, जो एग्जाम में आ भी सकता है। ठीक है, आएगा ही आएगा, आ भी क्या सकता है, आएगा ही आएगा। ठीक है, दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है भाई, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर लगभग कितनी है? तो 65, 85, 78, 73, इसमें से कोई नहीं। इसमें 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की यदि साक्षरता दर की बात किया जाए तो 74.04% है, 74.04% है, 74.04%। ऐसे अप्रोक्स में इसका आंसर ये ले लेता 73%, पर इसका अनुसार 74 रियल में 74.04% साक्षर भारत में है, जिसमें से बात किया जाए 80.4% पुरुष साक्षर है, पुरुष साक्षर है। वही बात किया जाए यदि महिला का बात किया जाए तो 64%। कितना है? 64.6% महिला साक्षर है, महिला साक्षर है। कौन है? महिला। 64.6% महिला है। यदि पुरुष की बात किया जाए तो 80.4% पुरुष साक्षर है। ओवरऑल कितना प्रतिशत है? तो 74.04% है। अब देखिए जनगणना, यदि जनगणना की बात किया जाए तो सर्वप्रथम जनगणना की बात किया जाए, दिखाते हैं आपको सर्वप्रथम जनगणना कहाँ हुआ था। तो सर्वप्रथम यदि आधुनिक विश्व का व्यवस्थित तरीके से जनगणना स्वीडन में स्टार्ट हुआ था। कहाँ हुआ था? स्वीडन में स्टार्ट हुआ था। आधुनिक तरीके से जनगणना कहाँ से स्टार्ट हुआ था? स्वीडन से स्टार्ट हुआ था। यदि बात किया जाए जनगणना की, देखिए जनगणना की बात किया जाए तो जनगणना की बात किया जाए तो आधुनिक विश्व में आधुनिक ढंग से जनगणना की शुरुआत हुआ था स्वीडन में। यह शुरुआत हुआ था 1749 ईस्वी में, 1749 ईस्वी में जनगणना की शुरुआत हुआ था। 1749 ईस्वी में, 1749 ईस्वी में जनगणना की शुरुआत हुआ था स्वीडन में। यदि व्यवस्थित तरीके से जनगणना कहाँ हुआ था? स्वीडन में।
यदि कहे नियमित रूप से जनगणना की शुरुआत कहाँ हुआ था, तो अमेरिका में। कहाँ हुआ था? अमेरिका में 1790 ईस्वी में। व्यवस्थित तरीका से स्वीडन में, अनियमित तरीके से बात किया जाए तो कहाँ हुआ था? नियमित तरीके से अमेरिका में हुआ था 1790 में। इसके बाद 1801 ईस्वी में, 1801 ईस्वी में कहाँ हुआ था? तो ब्रिटेन में जनगणना। 1801 ईस्वी में कहाँ हुआ था? ब्रिटेन में। 1801 ईस्वी में कहाँ हुआ था? ब्रिटेन में। वही अपना भारत की बात किया जाए, भारत की बात किया जाए तो भारत में जनगणना सर्वप्रथम लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में, लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में 1872 में हुआ था। और नियमित जनगणना की बात किया जाए, नियमित जनगणना 1881 ईस्वी में हुआ था। उस टाइम में वायसराय जो थे लॉर्ड रिपन था। कौन था? लॉर्ड रिपन था। उसके बाद 1881 से नियमित जनगणना होते आ रहा है अपना भारत में। 2011 की जो जनगणना थी यह 15वीं जनगणना थी। क्या थी? 15वीं जनगणना थी। और वहीं स्वतंत्र भारत की बात किया जाए तो स्वतंत्र भारत की यह 17वीं थी। स्वतंत्र भारत की यह 7वीं जनगणना थी। स्वतंत्र भारत की यह 7वीं जनगणना थी। स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी। देखिए, एक आता है जनगणना 2011 का जनगणना था ना, जातीय आधारित जनगणना प्रस्तावित किया गया था 2010 में। उससे पहले जाति आधारित जनगणना कब हुआ था? तो 1931 में हुआ था। 1931 में हुआ था। जाति आधारित जनगणना की बात किया जाए तो सबसे पहले कब हुआ? 1931 में। और 2010 से पारित कर दिया कि जाति आधारित जनगणना होगा। उसके बाद यदि लघु विभाजन वर्ष कहा जाए, लघु विभाजन का जो वर्ष था जनगणना का, लघु विभाजन वर्ष तो 1951 ईस्वी का था। 1951 ईस्वी का था। उसके बाद जनगणना में महाविभाजक का वर्ष कहा जाए, महाविभाजक वर्ष कहा जाए तो यह हुआ था, महाविभाजक वर्ष हुआ था 1911 से लेकर 1921 तक। इसमें जनगणना में कमी आई थी, इसलिए महाविभाजक वर्ष कहा जाता है। 0.36% की इसमें कमी आई थी जनगणना में। तो सबसे पहले विश्व में व्यवस्थित तरीके से जनगणना की शुरुआत कहाँ हुआ था? स्वीडन में हुआ था 1749 में। नियमित तरीके से जनगणना की शुरुआत कहाँ हुआ था? तो अमेरिका में हुआ था। कहाँ हुआ था? अमेरिका में। यदि ब्रिटेन की बात किया जाए तो यहाँ पर जनगणना हुआ था 1801 ईस्वी में। कब हुआ था? 1801 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद अपना भारत की बात किया जाए तो लॉर्ड मेयो कार्यकाल में जनगणना हुआ था 1872 में। नियमित जनगणना स्टार्ट हुआ 1881 ईस्वी में। 1881 से लेकर 2011 ईस्वी तक 15वीं जनगणना थी। वहीं स्वतंत्र भारत की यह 7वीं जनगणना थी। उसके बाद महाविभाजन वर्ष यदि कहा जाए, महाविभाजन वर्ष तो 1911 से लेकर 21 तक। और लघु विभाजन कहा जाएगा तो 1951। यदि महाविभाजन वर्ष कहा जाएगा तो 1911 से 21। उसके बाद बात किया जाए 2010 ईस्वी में प्रस्तावित कर दे कि जाति आधारित जनगणना होगा। और सबसे पहले जाति आधारित जनगणना कब हुआ था? तो 1931 में हुआ था। 1931 में हुआ था। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जनगणना से हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जनगणना से हो गया। तो आप लोग बताइए भाई, क्वेश्चन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर कितना है? तो 74.04%। 74.04% ऑप्शन के अनुसार नहीं है, ऐसे ऑप्शन क्या ले लेगा? 73%। क्या लेगा? 73%। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आधुनिक लोकतंत्र को जाना जाता है। देखिए, आधुनिक लोकतंत्र को जाना जाता है, लोकतंत्र कही या प्रजातंत्र एक ही बात है। लोकतंत्र की बात किया जाए, लोकतंत्र और प्रजातंत्र। लोकतंत्र और प्रजातंत्र का मतलब क्या होता है? वैसा देश जहां प्रशासन जनता का हो, वैसा देश जहां प्रशासन जनता का हो, उसे क्या बोलेंगे? लोकतंत्र। यानी जनता द्वारा चुना गया प्रतिनिधि ही संसद में बैठेगा, उसी को क्या कहते हैं? लोकतंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? लोकतंत्र। सबसे पहले लोकतंत्र को परिभाषित किया था अब्राहम लिंकन ने किया था।
अब्राहम लिंकन ने किए थे। अब्राहम लिंकन जो अमेरिका का 16वें राष्ट्रपति थे। अब्राहम लिंकन की यदि बात कीजिएगा तो अब्राहम लिंकन अमेरिका का 16वें राष्ट्रपति थे, रिपब्लिकन पार्टी से थे, और इनका जो जन्म हुआ था 1809 ईस्वी में, 1809 ईस्वी में, और 1865 ईस्वी को इनका देहांत हो गया था। यही व्यक्ति कहे थे जो लोकतंत्र होता है लोगों का, लोगों द्वारा, और लोगों द्वारा और जनता के लिए ही शासन होना चाहिए। जनता, लोगों का, लोगों द्वारा और जनता के लिए ही शासन होना चाहिए, जनता के लिए ही शासन होना चाहिए। तो सबसे पहले यही चीज परिभाषित किया था किसने? अब्राहम लिंकन ने किया था। किसने किया था? अब्राहम लिंकन ने। तो आधुनिक लोकतंत्र को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो हम बताए थे लोकतंत्र क्या होता है? जनता द्वारा चुना गया प्रतिनिधि ही संसद में बैठेगा। तो जनता द्वारा चुना गया प्रतिनिधि ही जो लोकतंत्र में भाग लेगा या संसद में बैठेगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रतिनिधि लोकतंत्र, प्रतिनिधि लोकतंत्र। तो आधुनिक लोकतंत्र को कहा जाता है तो प्रतिनिधि लोकतंत्र। आइए, सबसे पहले लोकतंत्र को परिभाषित किसने किया था? अब्राहम लिंकन ने। किसने किया था? अब्राहम लिंकन ने। वो अमेरिका के कितने राष्ट्रपति थे? 16वें राष्ट्रपति थे। कितने राष्ट्रपति थे? 16 में। इनका जन्म कब हुआ था? 1809 में, और देहांत हो गया 1865 में। 1865 में, और ये 1856 से लेकर 1861 से लेकर 1865 तक ये अमेरिका के राष्ट्रपति थे। और यही नहीं कहा है लोगों द्वारा और जनता के लिए ही शासन होना चाहिए। सबसे पहले अब्राहम लिंकन ने ही परिभाषित किया था। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्या क्वेश्चन कर रहा है। अमेरिका की खोज किसने किया? अमेरिका का खोज एक इटली निवासी कोलंबस ने किया था। किसने किया था? कोलंबस ने किया था। यह सबसे पहले 1492 ईस्वी में अमेरिका की खोज किया था। देखिए मैप से देखते हैं अमेरिका की खोज। देखिए मैप याद रहेगा, सब खोज याद रखेंगे हम लोग। देखिए यदि अमेरिका की बात किया जाए तो इटली के निवासी कोलंबस ने सबसे पहले अमेरिका की खोज किया 1492 ईस्वी में। 1492 से इसी के 6 साल बाद यह दक्षिणी अमेरिका की खोज किया 1498 ईस्वी में। 1498 ईस्वी में दक्षिणी अमेरिका की खोज किया था, और 1492 ईस्वी को यह अमेरिका की खोज किया था। किसने? तो कोलंबस किया था। किसने किया था? कोलंबस, क्रिस्टोफर कोलंबस खोजा क्या था? अय्या अमेरिगो वासेस्पी के नाम पर रखा था। अमेरिगो वासेस्पी के नाम पर यह अमेरिका नाम रखा था, और इसको रेड इंडियन कहकर पुकारा था। क्योंकि वह इंडिया के खोज करने के लिए निकले थे। उनको पता था कि इंडिया में लोग काला भी होता है, गोरा भी होता है, इसलिए यहाँ पर गया तो सिर्फ गोरा नजर आया, इसलिए ये कह दिए यहाँ के लोग हैं ना पूरा गोरा है, यानी रेड है। कैसा है? तो रेड है। इसको क्या कहा? रेड इंडियन का है। क्या कहे? रेड इंडियन का है। यदि आप बात कीजिएगा यदि ब्राजील का खोज किसने किया है तो अल्फ्रेड कैब्राल खोज किया। अल्फ्रेड कैब्राल खोज किए हैं। वही बात कीजिएगा यदि दक्षिण ध्रुव का खोज किसने किया है? इसको लिख लीजिएगा सब आदमी, इसको लिख लीजिएगा, कहिएगा इटली के निवासी कोलंबस ने अमेरिका का खोज किया। यहाँ के निवासी को रेड इंडियन कहा था, और अमेरिका को अमेरिगो वासेस्पी के नाम पर रखा था, और दक्षिणी अमेरिका खोज किया था 1498 में। यदि ब्राजील खोज किसने किया था? अल्फ्रेड कैब्राल खोज किया था। अल्फ्रेड कैब्राल। और देखिए क्या क्या खोज हुआ था। यदि उत्तरी ध्रुव की बात किया जाए तो उत्तरी ध्रुव, आइए है दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव। उत्तरी ध्रुव को खोज किया है रॉबर्ट पियरी। उत्तरी ध्रुव खोज किया है रॉबर्ट पियरी 1909 ईस्वी में। यदि दक्षिण ध्रुव की बात किया जाए तो किया एमुंड सेन। दक्षिण ध्रुव खोज किया है एमुंड सेन 1911 ईस्वी में। और ये ग्रीनलैंड दिखाई दे रहा है, इस ग्रीनलैंड की खोज किया था नानसेन ने। किसने किया था? नानसेन ने खोज किया था। ग्रीनलैंड की खोज किया है नानसेन। अब उसके बाद कीजिएगा कनाडा की खोज किसने किया है? कनाडा की खोज किया था कार्तियर। किसने किया है? कार्तिया नहीं, कार्तियर।
कार्तियर खोज किया है। और वही बात कीजिएगा मैक्सिको खोज किसने किया है, तो मैक्सिको खोज किया था कार्टेज। किसने किया था, कार्टेज। मैक्सिको खोज किया था कार्टेज। और यही पुर्तगाल के निवासी, पुर्तगाली निवासी, यहाँ पर एक देश दिखाई दे रहा होगा पुर्तगाल, ये छोटा सा देश है पुर्तगाल, यही से एक वास्को डी गामा केप ऑफ गुड होप होते हुए आए थे अपना भारत। कहाँ आए थे, भारत। यहाँ पर केरल के तट पर यानी मलाबार के तट पर, मलाबार के तट पर आए थे। तो यह भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज किया था वास्को डी गामा, वास्को डी गामा खोज किए थे, वास्को डी गामा खोज किए थे। वही बात कीजिएगा ऑस्ट्रेलिया की, ऑस्ट्रेलिया क्या है, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, तो इसको किया था तस्मान। किसने खोज किया था, तस्मान ने खोज किया था, तस्मान। और वही उत्तरी न्यूजीलैंड और दक्षिण न्यूजीलैंड के तोड़ने का काम किसने किया था, तो कुक। किसने किया था, कुक। तो कुक जल संधि यहाँ पर है, किसने खोज किया था, कुक ने खोज किया था। उत्तरी न्यूजीलैंड और दक्षिणी न्यूजीलैंड की खोज किसने किया है, तो कैप्टन कुक। किसने खोज किया है, कैप्टन कुक, कैप्टन कुक ने खोज किया है। वहीं एक देश यहाँ पर दिखाई देगा हवाई द्वीप, यहाँ छोटा सा है, नुन्नू भर का देश है हवाई द्वीप, इसका भी खोज किया है कैप्टन कुक, कैप्टन कुक, कैप्टन कुक ने खोज किया है। तो हवाई द्वीप हो जाएगा, उत्तरी न्यूजीलैंड दक्षिण न्यूजीलैंड जो जल संधि है इसका भी खोज किसने किया है, कैप्टन कुक ने खोज किया है। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की खोज किसने किया है, तस्मान। किसने किया है, तस्मान ने खोज किया है, तस्मान ने खोज किया है। और वहीं पुर्तगाल निवासी वास्को डी गामा केप ऑफ गुड होप होते हुए अपना मलाबार के तट पर आए थे और पुर्तगाल से भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज कर दिए, पुर्तगाल से भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज कर दिए। तो ये आपका खोजबीन से याद रखेगा। और सर्वप्रथम पूरा विश्व का चक्कर किसने लगाया था, पूरा विश्व का चक्कर किसने लगाया था, तो मैगेलन ने लगाया था। सर्वप्रथम पूरा विश्व के लिए चक्कर किसने लगाया था, तो मैगेलन ने लगाया था। किसने लगाया था, मैगेलन। सर्वप्रथम पूरा विश्व के लिए चक्कर किसने लगाया था, मैगेलन ने लगाया था, मैगेलन ने लगाया था। उसके बाद कहिएगा इस महासागर की खोज किसने किया, इस महासागर का खोज किसने किया है, ये जो प्रशांत महासागर है, इस सागर है, हिंद महासागर है, इस सागर की खोज किया था दालकोनो, दालकेनो। आपका एग्जाम ऑफ पॉइंट व्यू से यहाँ से क्वेश्चन छपेगा, जरूर छपेगा, आप याद रखेगा। याद क्या रखेगा, अमेरिका का खोज किया कोलंबस, दक्षिणी अमेरिका का खोज किया कोलंबस, ब्राजील का खोज किया अल्फ्रेड कैब्राल। वही बात कीजिएगा ग्रीनलैंड की खोज किया है नानसेन, उत्तरी ध्रुव की खोज किया है रॉबर्ट पेरी, दक्षिणी ध्रुव का खोज किया है एमोन डिसेन, दक्षिण ध्रुव खोज किया है एमोन डिसेन। और भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज किया है वास्को डी गामा। भारत की खोज नहीं किया, भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज किया है। लोग कह देता है भारत की खोज किया वास्को डी गामा, भारत ऑलरेडी पहले से था, बस भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज किया है वास्को डी गामा। उसके बाद कीजिएगा कनाडा की खोज किया है कार्तियर, कनाडा खोज किया है कार्तियर। बात कीजिएगा मैक्सिको की, तो मैक्सिको खोज किया है कार्टेज। किसने किया है, कार्टेज। यहाँ पर एक हवाई द्वीप दिखाई देगा, इसका खोज किया है कैप्टन कुक, कैप्टन कुक। और उत्तरी न्यूजीलैंड दक्षिण न्यूजीलैंड का बांटने काम किया था कैप्टन कुक, इसलिए कुक जल संधि यहीं पर है। और ऑस्ट्रेलिया का खोज किया है तस्मान, ऑस्ट्रेलिया का खोज किया है तस्मान। तो ये खोजबीन से संबंधित है, आप लोग याद रखिएगा। वो कैसे आएगा सर, डायरेक्ट ये आ गया, सब कोई बात नहीं। देखिए तो यहाँ पे पता लग गया। आप बताइए मेरे भाई, अमेरिका की खोज किसने किया है, तो अमेरिका की खोज किसने किया है, तो अमेरिका की खोज किसने किया है, कोलंबस किया है। किसने किया है, कोलंबस ने किया है। अब भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसने किया है, तो वास्को डी गामा, वास्को डी गामा। भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसने किया है, तो वास्को डी गामा ने खोज किया है। भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसने किया है, वास्को डी गामा। और कैप्टन कुक किसने खोज किया, उत्तरी न्यूजीलैंड दक्षिणी न्यूजीलैंड को और हवाई द्वीप को किसने खोज किया, और हवाई द्वीप को खोज किया, हवाई द्वीप को खोज किया है। मार्को पोलो की बात कीजिएगा तो मार्को पोलो ने भारत में पांड नरेश के शासनकाल में आए थे, पांड नरेश के शासनकाल में थे 1292 ईस्वी, 1292 ईस्वी में आए थे, 1292 ईस्वी। कोलंबस की बात कीजिएगा तो 1492 ईस्वी में, 1492। इसके 200 साल पहले मार्को पोलो आए थे, मार्को पोलो पांड नरेश के शासनकाल में आए थे, पांड नरेश के शासनकाल में आए थे। और कप्तान कुक, जो कैप्टन कुक कहा जाता है, यह हवाई द्वीप का खोज किए थे। और वास्को डी गामा की बात कीजिएगा तो यह भारत खोज किया था 1498 ईस्वी में, 1498
98 ईस्वी में खोज किया था। तो आपका ये क्वेश्चन याद रखेगा और सबका नोट बनाते जाइएगा भाई, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा त्रिभुज की सर्वगांशमता का एक प्रतिबिंबित नहीं करता है। तो इधर भुजा भुजा कोण को, भुजा भुजा कोण को नहीं करता है। एंगल 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 और कोण, एंगल एंगल और कोण याद रखिएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1950 के पहले हिंद चीन में कौन सा देश शामिल थे। देखिए 1950 से पहले यदि बात कीजिएगा तो इसमें 3 देश शामिल था। एक था वियतनाम, कंबोडिया और लाओस। वियतनाम, कंबोडिया और लाओस, वियतनाम, कंबोडिया और लाओस। इस सबसे पहले किसमें शामिल था, चाइना में शामिल था। 1954 में जेनेवा समझौता होता है। जेनेवा समझौता होता है, इसमें क्या कहता है, कंबोडिया और लाओस को आजाद कर दिया था। समझौता 1954 में जेनेवा समझौता होता है, उसमें कंबोडिया और लाओस को स्वतंत्र कर दिया जाता है। उसके बाद कह रहा है 1950 से पहले हिंद चीन में कौन कौन शामिल था, ये आप लोग क्या याद रखेगा, तो वियतनाम, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया और लाओस। ये कौन सा संगठन का सदस्य है, तो याद रखेगा अपना आसियान का। किसका है, आसियान का, आसियान कंट्री का यह सदस्य है। आसियान में 10 देश आते हैं। कितने देश आते हैं, 10। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो जकार्ता में। आसियान का मुख्यालय कहाँ है, जकार्ता में। कहाँ पे है, जकार्ता, ये भी याद रखिएगा। जकार्ता कहाँ पड़ता है, तो इंडोनेशिया पड़ता है। कहाँ पड़ता है, इंडोनेशिया। पहले राजधानी यहाँ होता था, बाकी अब कालीमंताना हो गया है। अब राजधानी कहाँ हो गया है, कालीमंताना हो गया है। पहले जकार्ता हुआ करता था, अभी कहाँ है, कालीमंताना हो गया है। तो वही याद रखिएगा आप लोग। 1950 के पहले हिंद चीन में कौन सा देश शामिल था, तो वियतनाम, कंबोडिया और लाओस। कौन सा संधि के तहत, 1954 में जेनेवा समझौता के तहत अलग हुआ था। करा फिल इन द ब्लैंक विथ द करेक्ट ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन सही, आप देखें तो नाइदर हो, आइदर हो, ये सब सिंगुलर फॉर्म में होता है। तो नाइदर आइदर के साथ कौन सा क्या लगेगा, सिंगुलर फॉर्म में होता है। सिंगुलर में इसमें क्या है, इज है। क्या है, इज। तो नाइदर द बॉयज नोर द टीचर इज प्रेजेंट, इज प्रेजेंट। नाइदर आइदर के साथ क्या लगता है, इज लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, चुंबकत्व पर आधारित चिकित्सीय तकनीक कौन है। कह रहा है चुंबकत्व पर आधारित चिकित्सीय तकनीक कौन सा है, तो चुंबक पर आधारित यानी मैग्नेटिक। मैग्नेटिक मतलब क्या होता है, चुंबक होता है। मैग्नेटिक, मैग्नेटिक, मैग्नेटिक रिजोनेंस, मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेज, मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेज, मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेज होता है। ये किस लिए काम आता है, तो शरीर की जांच करने के लिए और मस्तिष्क की जांच करने के लिए। शरीर और मस्तिष्क, मस्तिष्क की कौन सा बीमारी उसका पता लगाने के लिए सबसे पहले एमआरआई का जांच 1977 ईस्वी में, 1977 ईस्वी में कैंसर के इलाज के लिए किया गया था। कैंसर के इलाज के लिए, कैंसर के इलाज के लिए किया गया था। चुंबकत्व पर आधारित चिकित्सीय तकनीक कौन सा है, तो मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेज। किस लिए होता है, तो शरीर और मस्तिष्क का बीमारी का पता लगाने के लिए होता है। सबसे पहले 1977 ईस्वी में कैंसर के इलाज के लिए इसका प्रयोग किया गया था। आप याद रखिएगा। एफआरआई का फुल फॉर्म जमा करते हैं, फर्स्ट रिपोर्ट इन्वेस्टिगेशन होता है। फर्स्ट रिपोर्ट इन्वेस्टिगेशन होता है। आगे आइए, राजनीतिक दल आवश्यक है। देखिए राजनीतिक दल किस लिए आवश्यक है, तो राजनीतिक दल में कहते हैं लोकतंत्र के लिए, यानी जनता के शासन के लिए, जनता की लोकतंत्र, जनता की शासन, जनता की शासन के लिए, जनता के शासन के थोड़ा पहले बताए हैं। राजनीतिक दल किस लिए आवश्यक है, तो लोकतंत्र में आवश्यक है, क्योंकि लोकतंत्र में ही जनता के द्वारा चुना गया है प्रतिनिधि जाके संसद में बैठते हैं। कहां बैठते हैं, संसद में बैठते हैं। याद रखिएगा। नेक्स्ट तो देखो मेरे भाई, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक परितंत्र नहीं है। देखिए क्या पूछ रहा है, प्राकृतिक परितंत्र। आप समझिए प्राकृतिक तंत्र क्या है। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक परितंत्र नहीं है, परितंत्र, प्राकृतिक परितंत्र नहीं है।
वैसा चीज जो हमारा प्रकृति द्वारा दिया गया हो, वैसा चीज जो हमारे प्रकृति द्वारा दिया गया हो, तो वो क्या हो जाएगा? परितंत्र। जैसे माने मेरे भाई झील, इंसान बनाया झील को? नहीं, प्रकृति ने बनाई है, भगवानों ने बनाया है। जैसे समुद्र, क्या हो गया? समुद्र। जैसे नदी, क्या हो जाएगा? नदी। पहाड़, झरना, क्या हो गया? झरना। झील, समुद्र, नदी, ये सब क्या हो गया? ये सब प्राकृतिक परितंत्र है। वन, क्या हो जाएगा? वन। रेगिस्तान, नदी, इसमें लिख वन, रेगिस्तान, नदी, क्या हो गया? नदी। ये सब क्या है? प्राकृतिक परितंत्र है। अब देखिए, ये सब बगीचा हो गया। बगीचा की बात कीजिएगा, बगीचा, तालाब, फसल, बाग, ये सब होता है ना, बगीचा, तालाब, फसल, ये जब होता है ना, कृत्रिम परितंत्र है। कैसा है? कृत्रिम, यानी इंसानों को द्वारा बनाया गया कृत्रिम परितंत्र है। कृत्रिम परितंत्र है। याद रखिएगा, प्राकृतिक परितंत्र में क्या आएगा? झील, समुद्र, नदी, पहाड़, झरना, वन, रेगिस्तान, नदी, ये सब किस में आएगा? प्राकृतिक परितंत्र में आएगा। वहीं कृत्रिम परितंत्र की बात कीजिएगा तो बगीचा आ जाएगा, तालाब आ जाएगा, फसल आ जाएगा, वन क्या बोलते हैं, फसल आ जाएगा। उसके बाद याद रखेगा एक्वेरियम। क्या याद रखेगा? एक्वेरियम, जो मछली देखते हो या घर में जो रहता है, मछली पाल के रखता है, सब एक्वेरियम। ये सब क्या आ जाएगा? कृत्रिम परितंत्र आ गया। कृत्रिम परितंत्र आता है, तो आप लोग इसका याद रखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है, किस राज्य की टीम ने 2021-22 में विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब जीता था? तो किस राज्य की टीम ने 21-22 में विजय हजारे ट्रॉफी जीता था? तो विजय हजारे ट्रॉफी पहली बार 2021 में जीता था हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश। यदि विजय हजारे ट्रॉफी की बात कीजिएगा तो यह ट्रॉफी की शुरुआत 2002 और 3 ईस्वी, 2002 और 2003 ईस्वी में शुरू की गई थी। यह 50 ओवर का खेल होता है। कितने ओवर का होता है? 50 ओवर का खेल होता है। कौन? विजय हजारे ट्रॉफी। यह किसको हराकर जीता था? तो तमिलनाडु को हराकर जीता था। तमिलनाडु को हराकर जीता था। तमिलनाडु को हराकर दिया था। विजय हजारे कौन थे? तो 1951 ईस्वी में विजय हजारे एक व्यक्ति का नाम था। विजय हजारे एक व्यक्ति का नाम था। तो इन्हीं की कप्तानी में पहली बार इंडिया इंग्लैंड को हराकर पहली बार टेस्ट जीतते हैं। तो इसीलिए इन्हीं के नाम पर विजय हजारे ट्रॉफी की शुरुआत कर दिया जाता है 2002-2003 ईस्वी में। 2002-2003 से पहली बार कौन जीता है? तो पहली बार कौन जीता है? 2021 में, मतलब हिमाचल प्रदेश जीता है। हिमाचल प्रदेश ये पहला बार जीता था। ठीक है, किसको हराकर? तमिलनाडु को हराकर। एक होता है विजय मर्चेंट ट्रॉफी। विजय मर्चेंट ट्रॉफी जो होता है ना, 16 ओवर का होता है। अंडर 16 एज होता है। अंडर 16 एज का होता है। यह खेला जाता है क्रिकेट से ही है। किसे है? क्रिकेट से ही है। विदर्भ किसे है? तो विदर्भ आपका महाराष्ट्र में पड़ता है, क्रिकेट से ही है। आइए, हो गया। आइए, आपको चुनना क्या था? तो क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स चूजिंग द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन दैट फ्लो। करा इफ ही डैश बी वुड गो। ऐसा कौन सा सेंटेंस यहाँ पर शूट कर रहा है? यदि वह आएगा, ही केम, बी वुड गो, वो आएगा तो हम लोग जाएंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा है, प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार की शुरुआत। बात कीजिएगा, प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार तो 2021 में किसको मिला था? 2021 में मिला था साइरस एस पूनावाला को मिला था। साइरस एस पूनावाला।
प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 में किसे सम्मानित किया गया था? तो साइरस एस पूनावाला। सबसे पहले बात कीजिएगा प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ था? तो 1983 ईस्वी में, 1983 ईस्वी में। 2023 की बात कीजिएगा तो अपना नरेंद्र मोदी को मिला है। अपना झोला छाप किसको मिला है? झोला छाप को मिला है, झोला छाप को मिला है, झोला छाप, झोला छाप यानी नरेंद्र मोदी को मिला है। किसे मिला है? नरेंद्र मोदी को मिला है, नरेंद्र मोदी को मिला है। झोला उठाएंगे घर चले जाएंगे, नरेंद्र मोदी को मिला है। क्या में मिला था? तो 41वें, क्या क्रम का था? 41वें क्रम का मिला है। 2021 से मिला था साइरस एस पूनावाला को। 2023 में किसे मिला है? नरेंद्र मोदी को मिला है। कब शुरुआत हुआ था प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक पुरस्कार? तो 1983 ईस्वी में। कब हुआ था? 1983 ईस्वी में, 1983 में होता है। इसको याद रखिएगा, 2023 वाला भी याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में आएगा ही नहीं, छपेगा। क्या होगा? या छपेगा एग्जाम में, छपेगा 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 ये। आइए नेक्स्ट, कह रहा है विद्युत बल्ब का तंतु, विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है। तो जो विद्युत बल्ब होता है 100 वाट वाला बल्ब, 100 वाट वाला जो बल्ब होता है ना, वो टंगस्टन का बना होता है। किसका बना होता है? टंगस्टन का। टंगस्टन का जो गलनांक होता है ना 31,104 होता है। और टंगस्टन का बल्ब कितना बज जाता है? 2700 बल्ब पर जल जाता है यह। उसके बाद नाइक्रोम की बात कीजिएगा, नाइक्रोम, नाइक्रोम जो होता है ना हीटर के लिए प्रयोग किया था। किसके लिए? हीटर के लिए। हीटर होता है ना, हीटर जिससे खाना बनाते हैं, तो वहां पर नाइक्रोम का तार लगाते हैं। किसका तार लगाते हैं? नाइक्रोम का तार। अब बिजली के घर, बिजली के बल्ब, जो बिजली होता है, बिजली का जो तार होता है, तार में अधिकांश जो तार होता है ना तांबा का होता है। जो घर में जो बिजली बनाते हैं ना, बिजली तार जो सप्लाई करते हैं घर में, उसमें किसका बना होता है? तांबे का। उसका किसका होता है? एल्युमिनियम का भी तार होता है, वो बिजली के लिए ही होता है। बिजली एल्युमिनियम का तार होता है, बिजली में प्रयोग किया जाता है, बिजली में प्रयोग किया जाता है। एल्युमिनियम का प्रयोग कहाँ करते हैं? बिजली में करते हैं। घरों में तार के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तांबे का। और बल्ब में किसका प्रयोग करते हैं? टंगस्टन का। बल्ब जो होता है 100 वाट का बल्ब होता है, किसका प्रयोग करते हैं? टंगस्टन का। और खाना बनाने के लिए हीटर में किसका प्रयोग करते हैं? नाइक्रोम का। किसका प्रयोग करते हैं? नाइक्रोम का। खाना बनाने के लिए हीटर में किसका प्रयोग करते हैं? नाइक्रोम का। आपको क्या पूछा था आपका एग्जाम में? विद्युत बल्ब का तंतु यानी फिलामेंट, तंतु मतलब होता है फिलामेंट। क्या होता है? फिलामेंट। आपका कहीं तंतु नहीं लिखा रहेगा, फिलामेंट हिंदी में लिख देगा फिलामेंट, तो किसका बना होता है? तो टंगस्टन का बना होता है। टंगस्टन के बहुत VVI क्वेश्चन है, बार बार आता है, आपको याद रखिएगा, याद रखेगा। करा चक्रवृद्धि ब्याज की दर प्रति वर्ष 1250 रुपये, 2 वर्ष में 28 रुपये है। तो करा किस प्रतिशत के हिसाब से 2 वर्ष में 28 है? तो हम ले लेंगे 1250 रुपये लेंगे, 1250 रुपये लेंगे। तो 2 वर्ष का कितना है? तो 20% के हिसाब से लेंगे, तो हम लोग लिख लेंगे 20%। तो कितना है? 1250 का 1/5 लिख सकते हैं 20% के हिसाब से। तो 5 से कितना हो जाएगा? 50, 5 दूनी 10 और 50 25, 250 हो जाएगा। यानी 250 और इस पर कितना हो जाएगा? 25। कितना हो जाएगा? 25। कितना हो जाएगा? 1250 का 250 का 1/5 कितना हो जाएगा? 50 रुपये। कितना हो जाएगा यहाँ पर? 25 नहीं, 50 रुपये हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 50। अब देखिए ये हो गया आपका CI। कितना हो जाएगा? CI 250 0 5 10 के 0 हाथ में 1 2 4 1 5 फिर 50, तो हो जाएगा 550। तो 550 रुपये आपका CI हो गया, 550 रुपया CI हो गया। अब मूलधन कितना है? 1250। अब 1250 में जोड़ दीजिए, 1250 जोड़ दीजिएगा, तो 0 5 10 के 0 हाथ में 1 5 3 8 1, यानी आपका 28 रुपये पूरा कर दिया। यानी 20% के हिसाब से आपका हो जाएगा आपका आंसर। करा चक्रवृद्धि ब्याज की दर किस दर से प्रति वर्ष 1250 रुपये 2 वर्ष में 28 रुपये हो जाएगा? तो 20% के हिसाब से। मैथ इजी है, बन जाएगा। ये क्वेश्चन है 12% छूट पर है 318, तो हो जाएगा आपका 88 बराबर 308, तो 100% कितना हो जाएगा? तो 350। तारापुर केंद्र कहाँ है? देखिए तारापुर केंद्र कहाँ है? तो तारापुर कहाँ पड़ता है? तो तारापुर केंद्र जो है ना महाराष्ट्र में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है, महाराष्ट्र में पड़ता है। क्या अपना भारत में परमाणु शक्ति की बात कीजिए, ये आणविक शक्ति है। तारापुर क्या है? तो एक आणविक शक्ति है। क्या है? आणविक शक्ति। भारत में भारत में यदि बात कीजिएगा टोटल आणविक शक्ति कितना है? तो 8 है। कितना है? 8 है।
आणविक शक्ति कितना है 8 है। और जो तारापुर कहाँ है वह महाराष्ट्र में है। तारापुर केंद्र की स्थापना जो हुआ था 1969 ईस्वी में, किसके सहयोग से हुआ था? तो यह अमेरिका के सहयोग से यानी यूएसए के सहयोग से हुआ था। कब? 1969 में। 1969 में। कहाँ है यह? महाराष्ट्र में। टोटल भारत में कितने आणविक शक्ति है? तो 8 है। कितने हैं? 8 है। आप लोग देखिए मैप से याद करवा देते हैं, देखिएगा कितने हैं आणविक शक्ति? तो 8 है। कितने हैं? 8 है। देखिए टोटल भारत में कितने आणविक शक्ति है? तो 8 आणविक शक्ति कितने था? 8 था। कितने था? 8 था। पहला बात कीजिएगा तारापुर जो स्थापना हुआ था ना महाराष्ट्र में, तारापुर का स्थापना कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र में। यह हुआ था 1969 ईस्वी। 1969 ईस्वी में इंदिरा गांधी के कार्यकाल था। कौन था? इंदिरा गांधी। पहला जो परमाणु संयंत्र जो स्थापना हुआ था वो इंदिरा गांधी ही करवाई थी। इंदिरा गांधी के कार्यकाल में हुआ था। इंदिरा गांधी के कार्यकाल में कब हुआ था? तो 1969 में। 1969 में। किसके सहयोग से हुआ था? तो अमेरिका के सहयोग से। तारापुर एक यहीं पर पड़ता है जैतपुर। कौन पड़ता है? जैतपुर। तो तारापुर जैतपुर दोनों कहाँ है? महाराष्ट्र में। तारापुर जैतपुर महाराष्ट्र में। उसके बाद कर्नाटक में कैगा है। कर्नाटक में कैगा। कर्नाटक में कैगा है। कर्नाटक में कैगा। कुडनकुलम की बात कीजिएगा तो कहाँ है? तमिलनाडु में। कुडनकुलम कहाँ है? तमिलनाडु में। और कलपक्कम की बात कीजिएगा, कलपक्कम कहाँ है परमाणु संयंत्र? तो गुजरात में है। रावत भाटा कहाँ है? रावत भाटा की बात कीजिएगा राजस्थान में। रावत भाटा कहाँ है? तो रावत भाटा कहाँ है? राजस्थान में। नरौरा कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में। नरौरा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। तो अब यही याद रखिएगा 8 परमाणु संयंत्र है अपना भारत में। पहला कौन था? तारापुर। कौन था? तारापुर। उसका जैतपुर भी कहाँ है? महाराष्ट्र में। तारापुर भी कहाँ है? महाराष्ट्र में। कलपक्कम का है गुजरात में। रावत भाटा राजस्थान में। नरौरा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। नरौरा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। कैगा कहाँ है? तमिलनाडु में। सॉरी कर्नाटक में। कैगा कहाँ है? कर्नाटक में। कुडनकुलम कहाँ है? तमिलनाडु में। कुडनकुलम कहाँ है? तमिलनाडु में। कुडनकुलम तमिलनाडु में। याद रखेगा ये आपका परमाणु संयंत्र है भारत में। देखिए तो वही था क्वेश्चन आ रहा था से तारापुर केंद्र कहाँ है? तो ये क्या है? आणविक शक्ति गृह है। आणविक शक्ति गृह है। कितने था? तो 8 वो है। 8 वो है। देखिए तापीय शक्ति क्या होता है? जो सूर्य के ताप से जो उष्मा के ताप या सूर्य के ताप से जो ऊर्जा बनाया जाता है, जो ऊर्जा बनाया जाता है उसे क्या कहते हैं? तापीय शक्ति गृह। तापीय शक्ति गृह। पवन शक्ति क्या होता है? टरबाइन, यानी हवा के द्वारा जो ऊर्जा प्राप्त किया जाता है वो होता है पवन शक्ति। क्या होता है? पवन शक्ति। और जो सूर्य के प्रकाश से जो सौर प्राप्ति ऊर्जा प्राप्त किया जाता है, वह सौर ऊर्जा होता है। जैसे गांव में देखिएगा, गांव में जैसे में सोलर लाइट जो होता है, सोलर लाइट गाँव में जो शाम होते ही जल जाता है, वो क्या होता है? सौर ऊर्जा। बाहर में जाइए, गुजरात में जाइएगा, कर्नाटक में जाइएगा या मध्य प्रदेश में जाइएगा तो टरबाइन लगा रहता है। ऐसा टरबाइन रहेगा, ऐसे नचता रहता है, ऐसे नचता रहता है। तो उससे क्या होता है? शक्ति, बिजली बनाया जाता है। एक तापीय शक्ति जो उष्मा और ऊर्जा से बनाया जाता है। याद रखिएगा ये। लीलाधर जुगरी द्वारा रचित कविता कौन है? तो मेरा ईश्वर। क्या है? मेरा ईश्वर। किसी त्रिभुज के यदि एक कोण शेष दोनों कोण के योग के बराबर हो तो वह त्रिभुज क्या होगा? समकोण त्रिभुज हो जाएगा। देखिए भारतीय सशस्त्र बलों के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस कौन थे? यदि सीडीएस की बात किया जाए, जनरल रैंक का सबसे उच्च अधिकारी कौन होता है? सीडीएस। इसी के अधीन काम करता है थल सेना और जल सेना। थल सेना, जल सेना और वायु सेना होता है। थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 जनवरी को मनाया जाता है। थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को मनाया जाता है। थल सेना दिवस 15 जनवरी को। जल सेना कब मनाया जाता है? तो जल नेवी 4 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को। वायुसेना कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। वायुसेना कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर का। क्वेश्चन का क्या कह रहा था? तो भारतीय सशस्त्र बलों के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस कौन है? तो पहला था जनरल बिपिन रावत, जिनका 1 जनवरी 2020 को गद्दी पर बैठे थे। 2020 को गद्दी पर बैठे थे।
और इनका कार्यकाल 1 जनवरी 2023 तक था, 2023 तक था। बाकी संयोगवश इनका जो देहांत हो जाता है 2022 में हो जाता, 22 में होता है, 2021 में हो जाता है, 6 दिसंबर 2021 में इनका देहांत हो जाता है। इसलिए इनके जगह भरा गया था किनको, तो अनिल चौहान को। अभी वर्तमान समय कौन है, तो अनिल चौहान। तमिलनाडु में इनका देहांत हो जाता है, तमिलनाडु में देहांत हो जाता है किसका, जनरल बिपिन रावत का, जनरल बिपिन रावत का, जनरल बिपिन रावत का। तो प्रथम सीडीएस कौन था, जनरल बिपिन रावत, और दूसरा कौन है, अनिल चौहान। कौन है, अनिल चौहान। 2021 में इनका देहांत होता है। उसके बाद वर्तमान में कौन है, अनिल चौहान। आइए नेक्स्ट, क्या कर रहा है, फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित कहानी का नाम क्या, 2 बैलों की कथा है, 2 बैलों की कथा, उसने कहा था। ध्यान आप लोग देख लीजिएगा फणीश्वर नाथ रेणु का क्या है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय और सचिवालय कहाँ है, देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय की यदि बात कीजिएगा तो कहाँ है, यूएन का मुख्यालय न्यूयॉर्क में। कहाँ पे है, न्यूयॉर्क में। संयुक्त राष्ट्र संघ का जो गठन हुआ था 24 अक्टूबर 1945 को, 1945 को। संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने सदस्य है, तो 6 है। कितने हैं, 6 है। एक है इसमें अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, जिसका मुख्यालय कहाँ है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय कहाँ है, द हेग में। कहाँ है, द हेग में है। अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय कहाँ है, बाकी 5 का मुख्यालय कहाँ है, न्यूयॉर्क में। कहाँ है, न्यूयॉर्क में है। उसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ का वर्तमान महासचिव कौन है, तो एंटोनियो गुटेरस है। कौन है, एंटोनियो गुटेरस है। ठीक है। उसके बाद पेरिस में किसका है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है, पेरिस में है। WHO का कहाँ है, जेनेवा में है। और एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है, लंदन में है। एमनेस्टी इंटरनेशनल नेशनल का मुख्यालय कहाँ है, लंदन में है। उसका WHO का बात कीजिएगा, WHO का हो गया। WTO कहाँ है, यह जेनेवा में है। WHO कहाँ है, जेनेवा में है। उसके बाद क्या बोलते हैं, अंकटाड का भी मुख्यालय कहाँ है, अंकटाड का भी मुख्यालय कहाँ है, अंकटाड का भी मुख्यालय कहाँ है, तो जेनेवा में है। कहाँ है, जेनेवा में। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है, पेरिस में। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है, तो पेरिस में। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है, पेरिस में है। WHO WTO अंकटाड का मुख्यालय कहाँ है, जेनेवा में। एमनेस्टी इंटरनेशनल हो गया। राष्ट्रमंडल का भी मुख्यालय कहाँ है, तो लंदन में। राष्ट्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है, लंदन में। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में। और संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। इसका गठन 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। कहेगा संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है, तो 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, हीमोग्लोबिन वर्णक पाया जाता है। हीमोग्लोबिन वर्णक पाया जाता है, तो हीमोग्लोबिन जो होता है ना, आरबीसी में होता है। कहाँ होता है, आरबीसी में। जो हमारा जो ब्लड होता है उसको 2 भाग में बांटा गया है। ब्लड जो होता है कितने भाग में बांटा है, 2 भाग में है। एक होता है क्या, एक होता है प्लाज्मा। क्या होता है, प्लाज्मा। क्या होता है, प्लाज्मा। जो प्लाज्मा होता है ना हमारे शरीर में 55 से 60% होता है, 55 से 60% होता है। इसमें थ्रोम्बोसाइट होता है। उसके बाद आइए, जो हमारा ब्लड होता है ना, प्लाज्मा, एक होता है रुधिराणु। क्या होता है, रुधिराणु होता है। रुधिराणु की यदि बात कीजिएगा तो इसको है ना 3 भाग में बांटा है। कितने भाग में, 3 भाग में। जो हमारे शरीर में जो होता है ना 40 से 45% होता है, 40 से 45। सबसे अधिक भाग क्या होता है, प्लाज्मा होता है, जो बीमारी से रक्षा करता है। बीमारी से रक्षा करता है कौन, प्लाज्मा। उसके बाद जो रुधिराणु होता है 3 भाग में। एक होता है आरबीसी। क्या होता है, आरबीसी। एक होता है डब्ल्यूबीसी। क्या होता है, डब्ल्यूबीसी। एक होता है प्लेटलेट्स। क्या होता है, प्लेटलेट्स होता है। आरबीसी के कारक कहिएगा कितना से 20 से 120 दिन होता है। डब्ल्यूबीसी का जो होता है 20 से 120 होता है, 120 होता है। डब्ल्यूबीसी का जो कार्य होता है 3 से 4 दिन होता है, 3 से 4 दिन होता है। प्लेटलेट्स का जो कार्य होता है 7 दिन का होता है। कितने दिन का होता है, 7 दिन होता है। आरबीसी हमारे शरीर में सबसे अधिक होता है, सबसे अधिक होता है। कितना होता है, तो आरबीसी होता है हमारे शरीर में 5 लाख होता है, 5 लाख करीब होता है। डब्ल्यूबीसी की बात कीजिएगा तो 10,000 करीब होता है। कितना होता है, 10,000 के। प्लेटलेट्स हमारे शरीर में 2 लाख होता है। कितना होता है, 2 लाख होता है, 2 लाख होता है। आरबीसी का वैज्ञानिक नाम होता है, तो क्या होता है, इरिथ्रोसाइट। क्या होता है, इरिथ्रोसाइट होता है।
आरबीसी का क्या होता है इरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी का क्या होता है ल्यूकोसाइट, डब्ल्यूबीसी का क्या होता है ल्यूकोसाइट, क्या होता है ल्यूकोसाइट, डब्ल्यूबीसी क्या होता है ल्यूकोसाइट, क्या होता है ल्यूकोसाइट। प्लेटलेट्स का क्या होता है थ्रोम्बोसाइट, प्लेटलेट्स का थ्रोम्बोसाइट, थ्रोम्बोसाइट, थ्रोम्बोसाइट। आप लोग इसका नोट्स बनाते जाइएगा भाई लोग। तो हीमोग्लोबिन बनक पाया था किस में, तो आरबीसी में। किसमें पाया था है आरबीसी में। आरबीसी जो ब्लड होता है कितने भाग में, दो भाग में, एक होता है प्लाज्मा, एक होता है रुधिराणु। रुधिराणु कितने भाग में, तीन भाग में, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स किससे घट जाता है, जब डेंगू मच्छर काट लेता है डेंगू मच्छर, तब प्लेटलेट्स निम्न बहुत कम हो जाता है। इसलिए इसमें कहा जाता है ये खाने के लिए, क्या खाने के लिए, तो याद रखिए पपीता खाने से प्लेटलेट्स में बढ़ोतरी होती है। पपीता क्या खाने से, पपीता इसमें खूब खाया जाता है। आरबीसी का वैज्ञानिक नाम पूछे तो इरिथ्रोसाइट, क्या होता है इरिथ्रोसाइट। डब्ल्यूबीसी क्या होता है ल्यूकोसाइट। अब प्लेटलेट्स का क्या होता है थ्रोम्बोसाइट, क्या होता है थ्रोम्बोसाइट, क्या होता है थ्रोम्बोसाइट। अब प्लेटलेट्स का कार्य कितना दिन जीवित रहता है, तो 7 दिन। डब्ल्यूबीसी कितना दिन रहता है, 3 से 4 दिन। आरबीसी 20 से 120 दिन, 20 से 120 दिन, याद रखिएगा। ये सब हो गया प्लेटलेट्स का। मोनोसाइट जो डब्ल्यूबीसी का ही भाग होता है, 2 भाग बना देंगे, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पराग कणों का एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक स्थानांतरण किस माध्यम के द्वारा होता है। देखिए परागकण द्वारा, जैसे हम लोग का जो परागकण जो होता है हम लोग का, तो एक मेल और फीमेल में होता है, मेल और फीमेल में होता है। बाकी जो पुष्पों का जो परागण होता है ना, वो कभी कभी हवा के द्वारा होता है, यानी वायु के द्वारा हो जाता है। दूसरा क्या होता है, जब वर्षा होता है तब पानी का जो बूंद जो होता है जल के द्वारा भी होता है। और कीट एक रस चूस लेता है और दूसरे पुष्प जाके बैठ जाता है, दूसरे पुष्प पर बैठ जाता है। वायु के द्वारा होता है, जल के द्वारा होता है और कीट के द्वारा, ऊपर सभी के द्वारा होता है। इसका क्या हो जाएगा सर, पराग कणों का एक पुष्प से दूसरे पुष्प स्थानांतरण किस माध्यम के द्वारा होता है, तो वायु, जल, कीट, उपरोक्त सभी के द्वारा हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विद्युत जनित्र बदलता है, एक विद्युत जनित्र यानी कि विद्युत जनित्र यानी जनरेटर, क्या हो गया जनरेटर। जनरेटर क्या होता है, पहले उसमें हम लोग डीजल डालते हैं, अब जाके क्या देता है, बिजली देता है। तो यानी कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ठीक है। तो एक विद्युत जनित्र बदलता किसमें है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। यदि बात कीजिएगा विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, तो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में एक होता है इलेक्ट्रॉनिक सेल, क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक सेल। इलेक्ट्रॉनिक सेल जो होता है ना विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में। एक होता है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा कौन बताता है, जो अपने गांव में होता है विद्युत सेल, क्या होता है विद्युत सेल, जो हम लोग गोबर गैस से बनाते थे। तो विद्युत सेल जो होता है ना, वो होता कैसे है, तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। अब विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, जैसे देखिए जो विद्युत मोटर होता है ना, विद्युत मोटर जो होता है विद्युत ऊर्जा को किसमें बदलता है, यांत्रिक ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। एक विद्युत जनित्र बदलता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, और इलेक्ट्रॉनिक सेल क्या होता है, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में। अब विद्युत सेल होता है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। और यांत्रिक ऊर्जा की बात कीजिएगा, जैसे जनरेटर हो गया, टरबाइन हो गया, जनरेटर हो गया, टरबाइन हो गया, ये क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा किसमें बदलता है, विद्युत ऊर्जा में बदलता है। यांत्रिक ऊर्जा किसमें बदलता है, विद्युत ऊर्जा में, याद रखिएगा। डी.आई. मेंडलीव का श्रेय दिया जाता है किसको, तो डी.आई. मेंडलीव का श्रेय किसे दिया जाता है, डी.आई. मेंडलीव का श्रेय किसे दिया जाता है, तो तत्वों के आवर्त सारणी के लिए, किसे दिया जाता है, तत्वों के आवर्त सारणी के लिए। कब दिए थे यह, 1869 में दिए थे। कब दिए थे, 1869 में। सबसे पहले पीरियड टेबल का सजाने का काम किसने किया था, सबसे पहले किसने आया था, डोबेनेयर आया था। कौन आया था, डोबेनेयर ने सबसे पहले 1813 ईस्वी में, 1817 ईस्वी में तत्वों का सजाने का काम किया था, जो त्रिक नियम दिए थे। कैसा नियम दिए थे, त्रिक नियम दिए थे। उसके बाद आए थे 1829 में न्यूलैंड। कौन आया था,
न्यूलैंड। कौन आया था? न्यूलैंड। न्यूलैंड ने तत्वों का अष्टक नियम दिया था। कैसा नियम? तो अष्टक नियम। अष्टक नियम दिया था। न्यूलैंड ने अष्टक नियम दिया था, जिसमें दिया था सा रे ग म प दा नि सा। सा रे ग म प द नि सा। सा रे ग म प द नि सा, यही दिए थे अष्टक नियम न्यूलैंड। कौन दिया था? न्यूलैंड। उसके बाद तत्वों का सजावने का काम किया था मेंडलेव। और आधुनिक तत्व को किसने सजाया था? परमाणु क्रमांक के अनुसार। क्रमांक के अनुसार तो मोसले चाचा। कौन सजाए थे? मोसले चाचा। क्रमांक के अनुसार मोसले सजाया था। मोसले 1913 में 1913 में सजाया था। कब सजाया था? 1913 में सजाया था। उसके बाद विद्युत ये सजाया था तत्वों के बारे में। यह सब जो सजाया था ना, मेंडलीव हो गया, डोबेनायर हो गया और न्यूलैंड हो गया, यह परमाणु भार के अनुसार सजाए थे। परमाणु भार के अनुसार सजाए थे। परमाणु भार के अनुसार। उसके बाद परमाणु का आयतन किसने दिया था? तो परमाणु के आयतन अब विद्युत ऋणात्मक श्रेणी कहते हैं रदरफोर्ड। किसने? रदरफोर्ड ने सजाने का काम किया था। रेडियोधर्मी के था हेनरी बेकुलर। रेडियोधर्मी श्रेणी के लिए था किसे जानता है? तो हेनरी बेकुलर। रेडियोधर्मी किसे सजाया था? हेनरी बेकुलर। चूज द करेक्ट फॉर्म द पैसिव वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंस। तो याद रखें, ही स्पीक्स हिंदी। इसका देख लीजिएगा आप लोग। बिहार विधान परिषद के अध्यक्ष कौन होता है? कौन है? तो उस टाइम के अनुसार अवधेश नारायण सिंह था। देखिए, बिहार विधान परिषद गठन हुआ था 1936 में। यदि बिहार की बात कीजिएगा, सबसे पहले बिहार किससे अलग हुआ था? तो पश्चिम बंगाल से, यानी वेस्ट बंगाल से अलग हुआ था 1912 में। 1912 में हुआ था 22 मार्च को। 22 मार्च 1912 को अलग हुआ बिहार। इसलिए 22 मार्च को बिहार दिवस यानी पलटू चाचा ने ही बिहार दिवस मनाने की घोषणा किया था। पलटू चाचा बिहार दिवस मनाने की घोषणा किया था। कब मनाया जाएगा? 22 मार्च को मनाया जाएगा। बिहार से ही अलग हुआ था कौन? तो 15 नवंबर 2000 को, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड। कौन हुआ था? झारखंड हुआ था। कौन अलग हुआ था? झारखंड अलग हुआ था। तो वर्तमान बिहार विधान परिषद का अध्यक्ष कौन है? तो अवधेश नारायण सिंह, उस टाइम के एग्जाम के अनुसार। उसके बाद बिहार में हाईकोर्ट का गठन कब हुआ था? तो 3 फरवरी 1916 को। 3 फरवरी 1916 को। याद रखिएगा मेरे भाई, एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? अनुवांशिकी के जनक की बात कीजिएगा तो अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? तो ग्रेगर जॉन मेंडल कहा जाता है। अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल। सबसे पहले ये मटर के पौधे पर अनुवांशिक आए थे। किस पर कराए थे? मटर के पौधे पर जो 4 गुणसूत्र में था। कितने गुणसूत्र में था? 4 गुणसूत्र में था। कितने गुणसूत्र में था? 4 गुणसूत्र में था। मटर के पौधे पर बीज का संस्करण कराए थे। क्या कराए थे? बीज का संस्करण। क्या देखिए, प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? देखिए, प्रथम विश्व युद्ध की बात कीजिएगा तो प्रथम विश्व शुरू हुआ था 28 जुलाई 1914 से लेकर 11 नवंबर 1918 तक। 11 नवंबर 1918। प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ? तो 1914 में। 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918। इसका कारण क्या था? तो सिरजोवा की हत्याकांड। सिरजोवा हत्याकांड जब कर दिया गया था तो उसी के लिए प्रथम विश्व युद्ध शुरुआत हुआ था। ठीक है, यह किस संधि के तहत? वर्साय के संधि के साथ हुआ था। वर्साय के संधि के तहत यह समाप्त किया गया था। किस संधि के तहत? वर्साय के संधि के तहत शुरू किया गया था। याद रखिए, समाप्त किया गया था भाई, समाप्त किया था। वर्साय के संधि के तहत समाप्त किया गया था। याद रखिएगा, वर्साय के संधि के तहत समाप्त किया गया था। सॉरी भाई, वर्साय की संधि के तहत
1918 में समाप्त किया गया था। 1918 में ऐसे हुआ था, 1919 में 19 समाप्त किया गया। ठीक है। समुद्र का कुछ भी नहीं होता है मानो अपनी अबूझ भाषा में क्या कहता है, तो किसे कहता है, समाज के बारे में कहता है, याद रखेगा। खाद्य सुरक्षा का तत्व किसे है, देखिए खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब आता है, तो खाद्य सुरक्षा अधिनियम 10 सितंबर 2013 को आता है। 10 सितंबर 2013 को आता है। इसमें कहा जाता है हर वर्ग के लोगों के लिए हर खाद्य उपलब्धता कराया जाएगा, खाद्य का भोजन पहुंच जाएगा और सामर्थ्य बनाया जाएगा, और साथ में ही पोषण उपलब्ध कराया जाएगा, पोषण उपलब्ध कराया जाएगा। खाद्य सुरक्षा के तत्पर किसे है, तो खाद्य उपलब्धता से, खाद्य की पहुंच से और खाद्य के समर्थ से अब पोषण उपलब्ध कराया जाएगा। और यह कब अधिनियम आया था, 10 सितंबर 2013 को, 10 सितंबर 2013 को आया था, 10 सितंबर 2013 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे भाई, 36 में क्या पूछा था, निम्नलिखित में से कौन जुलाई 2021 में अंतरिक्ष में यात्रा करने वाली द्वितीय भारतीय मूल की महिला बन गई। आज तक अपना भारतीय मूल के 3 महिला अंतरिक्ष में गई है। कितने महिला गई है, 3 महिला। पहला यदि बात कीजिएगा, पहला कौन गई थी, तो सबसे पहला गई थी कल्पना चावला। कौन गया था, कल्पना चावला की यदि बात कीजिएगा तो भारतीय मूल के हरियाणा के नागरिक है। आइए सबसे पहले 1997 ईस्वी में गई थी, दूसरी बार 2003 ईस्वी में गई थी, पर फरवरी 2003 में जनवरी में गई थी, जनवरी में अंतरिक्ष में गई थी, और रिटर्न आते वक्त 1 फरवरी 2003 को इनका विमान जो होता है क्रैश हो जाता है और उसमें इनका देहांत हो जाता है। तो पहली महिला कौन थी, कल्पना चावला। दूसरी महिला की यदि बात कीजिएगा तो सुनीता विलियम्स है। कौन है, सुनीता विलियम्स, भी भारतीय मूल के अमेरिकी महिला है, सुनीता सुनीता विलियम्स है। यह गई थी कब अंतरिक्ष में, 2006 ईस्वी में, 2006 ईस्वी में गई थी। 2006 में पहली महिला कौन है, कल्पना चावला, जो 1997 में गई थी पर रिटर्न आ गई। दूसरी बार कब गई, 2003 में, आया जनवरी में गई थी और फरवरी में रिटर्न आते वक्त इनका क्रैश हो जाता है विमान और इनमें इनका देहांत हो जाता है। दूसरी महिला की यदि बात कीजिएगा तो सुनीता विलियम्स है। कौन है, सुनीता विलियम्स है, यह 2006 ईस्वी में गई थी, 2006 ईस्वी में गई थी। और तीसरी महिला आज तक इतिहास में भारतीय मूल की तीसरी महिला कौन है, तो ये याद रखिएगा श्रीषा बंदला है। ये कब गई थी, तो जुलाई 2021 में, जुलाई 2021 में। ये भी भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक है, भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक है। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुआ था। यदि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की यदि बात कीजिएगा तो इसकी स्थापना हुआ था 1993 ईस्वी में, 1993 ईस्वी में। इसमें मानव का विकास से संबंधित इस पर ध्यान दिया गया था 1993 में। 1992 में किसकी स्थापना हुआ था, तो राष्ट्रीय महिला आयोग का, 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग का, राष्ट्रीय महिला आयोग का स्थापना किया गया था, महिला आयोग 1992 में। पहली राष्ट्रीय महिला आयोग कौन था, अब वर्तमान समय में कौन है, तो रेखा शर्मा है। कौन है, रेखा शर्मा, जो बीपीएससी पिछले साल पूछा था। वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग कौन है, रेखा शर्मा। राष्ट्रीय महिला आयोग दिवस कब मनाया जाता है, राष्ट्रीय महिला आयोग दिवस कब मनाया जाता है, तो आयोग दिवस यह 31 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 31 जनवरी को मनाया जाता है, 31 जनवरी को मनाया जाता है। आप लोग याद रखिएगा, राष्ट्रीय महिला आयोग दिवस 31 जनवरी को मनाया जाता है। बात कीजिएगा 1991 का, तो 1991 ईस्वी में नरसिम्हन समिति का गठन हुआ था, नरसिम्हन समिति का गठन हुआ था। नरसिम्हन समिति का गठन हुआ था 1991 ईस्वी में। इसमें क्या कहा गया था, तो बैंकिंग को सुधारा जाएगा, बैंकिंग सेवा में सुधार की बात किया गया था, बैंकिंग सेवा में सुधार की बात किया गया था, बैंकिंग सेवा में सुधार की बात किया गया था, बैंकिंग सेवा में सुधार की बात किया गया था नरसिम्हन समिति में। किसमें किया गया था, नरसिम्हन समिति में। उसके बाद आता है 1990 ईस्वी में अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया था। अंतर्राज्यीय परिषद जो गठन करता है ना, राष्ट्रपति करते हैं। कौन करता है, राष्ट्रपति। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया था, अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया था 1990 में। अंतर्राज्यीय परिषद गठन किया गया था 1990 में। किसके द्वारा किया गया था, तो राष्ट्रपति के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है अंतर्राज्यीय परिषद का गठन। तो याद रखिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन 1993, राष्ट्रीय महिला आयोग 1992, नरसिम्हन समिति का गठन 1991 और अंतर्राज्यीय परिषद का गठन 1990, अंतर्राज्यीय परिषद गठन 1990। नेक्स्ट में आइए,
भारत का प्रथम संयंत्र कौन था? तो अभी थोड़ा देर पहले बता है, भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र कौन था? तो तारापुर था। कहां पड़ता है? महाराष्ट्र में। कितने परमाणु संयंत्र है? 8। कितने हैं? 8 में, 8 के परमाणु संयंत्र है। बोलाडीला श्रेणी किस जिले में है? बोलाडीला श्रेणी की यदि बात कीजिएगा तो दांतेवाला जिला में है। कहां पे है? दांतेवाला जिला में है। दांतेवाला जिला में है, जो ऑप्शन में नहीं है। यह पड़ता है छत्तीसगढ़ में। कहां पड़ता है? छत्तीसगढ़ में पड़ता है, जो लो अयस्क के लिए काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। तो बोलाडीला श्रेणी किस जिला में है? तो दांतेवाला जिला में। कहां पड़ता है? छत्तीसगढ़ में, जो ऑप्शन में नहीं है। कोई नहीं होगा इसमें से। देखिए, सरहुल पर्व कौन मनाता है? तो सरहुल पर्व जो मनाता है ना, मुंडा जनजाति मनाता है। अपना बिहार हो गया, झारखंड हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, उड़ीसा में वहां पे एक जनजाति है मुंडा, वही मुंडा जनजाति ना सरहुल पर्व मनाती है। देखिए, आज के लिए हम लोग यहीं पर रखते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट कल बना देंगे। आप लोग कंटिन्यू इससे जुड़े रहिएगा, इसका पूरा अच्छा से डिस्कशन कराएंगे, ठीक है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, सबको बताइए सो हाँ यहाँ पर बिहार पुलिस का क्वेश्चन डिस्कशन स्टार्ट हो गया है, ठीक है। आप सभी को बताइए, जितना दोस्त है सबको बताइए। आप सब लोग के कंधा पर वर्दी चढ़ना चाहिए, सबके कंधा पर वर्दी चढ़ना चाहिए, ठीक है। कुछ टेक्निकल फॉल्ट हो गया है, इसके कारण हम लाभ नहीं आ पाए हैं। इसका कंटिन्यू पार्ट आगे कर दिया जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट समय से ऐसा होगा, कुछ दिन के बाद से आपका लाइव वीडियो ही आएगा, ठीक है। बाकी कुछ टेक्निकल फॉल्ट है, इसके लिए लाइव नहीं आ पा रहे हैं, ठीक है। बाकी फिर भी आप लोग वीडियो देखिएगा, बहुत ज़्यादा शेयर कीजिएगा, सभी जगह शेयर कीजिए। दोस्त, भाई, भाभी, भौजी सबके पास शेयर करते रहिए, ठीक है।